आज 2500 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ। अच्छा लगता है ये कहने में, सुनने में, लेकिन कहने और सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मैंने एक पान के खोखे पे बैठ के 2 रुपए के पान बेचने से शुरुआत की और कैसे मैंने आज 2500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। स्क्रीन के उस पार जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ आप, यस आप, हाँ आप, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको लगे कि ये मुझसे नहीं होगा, तब आपको मेरी ये कहानी हिम्मत से भर देगी। कहानी शुरू करने के पहले बस एक सवाल है आपसे, क्या आप भी लाइफ में बहुत सारा पैसा और सक्सेस कमाना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कहानी आप जरूर सुनिए। नमस्ते, मैं जतिन धनसुखला सूरतवाला, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सूरतवाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। मैं पुणे से हूँ। रियल एस्टेट कंपनी है, NSE और BSE पे लिस्टेड कंपनी है। आज मेरी कंपनी का वैल्यूएशन करीबन 2500 करोड़ रुपया है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं मेरे पान की शॉप पे बैठा था, वहाँ पे एक कस्टमर आया। दिखने में कोई बड़ा साहब जैसा दिख रहा था मुझे। आया, उन्होंने रेगुलर फर्स्ट टाइम आया था, उन्होंने एक पान का ऑर्डर दिया मुझे, बोले ये पान लगाओ। मैंने पान लगा के दिया। तब तक वो मेरी दुकान को देख रहा था। दुकान में कुछ इम्पोर्टेड सामान था। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेड परफ्यूम है, ये इम्पोर्टेड पेन है। ऐसे 2-4 आइटम उनको दिखाया। बस उतना पूछ के वो निकल गए। ये आदमी कौन था, ये मेरे दुकान पे क्यों आया था और इसका मेरे लाइफ पे क्या असर हुआ, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी में आपको आगे। मैं पुणे में पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी का पान का शॉप था, हमारा फैमिली बिजनेस था, चाचा वगैरह सब उसमें साथ साथ थे। एक अच्छे से सब चल रहा था जब तक मैं 15 साल का हुआ। तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, जो कुछ भी ख्वाहिशें थी पूरी हो रही थी। लेकिन एक टर्न आ गया लाइफ में। संडे 25 जनवरी 1987, उस दिन इतवार का पिक्चर टीवी पे चल रहा था। उपकार पिक्चर देख रहे थे मैं था, पिताजी थे, उनके गुरुजी थे, हमारे एक कजिन ब्रदर थे। हम सब मिलके वो पिक्चर देखे। पिक्चर ख़त्म हुआ। पिक्चर का लास्ट सीन था कि जहाँ पे बहुत से लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर डिस्कशन चालू हुआ। मेरे कजिन ने बोला कि इतने लोग मर चुके हैं, अभी इनका क्रियाक्रम कौन करेगा, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ऐसा कुछ नहीं किया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तब पिताजी बोले कि नहीं, आदमी जब जाता है उसका क्रियाक्रम करना ज़रूरी है। ऐसे कुछ डायलॉग हुए। अचानक पिताजी ने अंगड़ाई ली और वहीं पे पिताजी ने दम तोड़ दिया और हमारी लाइफ वहाँ से पूरी चेंज हो गई। जैसे पापा गए, सर पे से छत निकल गई। मेरे भाई जो कॉलेज में जा रहे थे एट द एज ऑफ 19 ईयर, उन्होंने दुकान संभालना चालू किया। हमारे चाचा वगैरह बैठते थे और पापा की जगह पे हमारे भाई ने संभाल ली। तो भाई दुकान पे जाते थे और कुछ सपोर्ट के लिए मेरी मम्मी सब सुबह 5 बजे उठ के, मेरी सिस्टर 5 बजे उठ के ढोकला बनाती थी, इडली बनाती थी और पूरा वो सप्लाई करती थी। थोड़ा-सा कैटरिंग जैसा छोटा-मोटा काम चल रहा था। ये सब चल रहा था, मैं तो 15 साल का था। मेरे तक इन्होंने कुछ भी आने नहीं दिया। पूरा सपोर्ट, पूरा प्रॉब्लम जो कुछ भी था वो ऊपर के लेवल पे मेरे माताजी ने, मेरे भाई ने और मेरे सिस्टर ने, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और मुझे कोई भी आँच आने नहीं दी। लेकिन मेरे मन में कहाँ न कहाँ पे ये हो रहा था कि मैं ये चीज़ को कैसे सपोर्ट करूँ। इसलिए मैंने स्टार्ट किया सीज़नल बिज़नेस से, पटाखों का बिज़नेस से। तो जब दिवाली में मैं कॉलेज कर रहा था, मैं पटाखों का बिज़नेस उसी टाइम पे चालू किया जब सीज़न आता था। पटाखे बेचता था, कुछ पैसे बनाता था और वो पूरा जमा करके रखता था। ऐसे 2-3 साल करने के बाद मेरे पास थोड़े पैसे बन गए। मैंने उसमें से VCR लिया और फिर जब कॉलेज में था उसी टाइम पे मैंने केबल का बिज़नेस चालू किया। अभी ये केबल का बिज़नेस चालू हुआ, उसमें मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत सब सपोर्ट किया। उसका कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था, वो घर पे थी, घर पे वो ब्यूटी पार्लर चला रही थी। साथों साथ केबल के इसमें कैसेट डालना टाइम टू टाइम और कस्टमर को पिक्चर दिखाना, तो वो सब वो मैनेज करती थी। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से आने के बाद जो कोई कंप्लेंट रहेगा, कुछ नया कस्टमर रहेगा, तो वो कैटर करना और रात को 11-11 बजे तक उनको सर्विस देना।
तो ये सब चल रहा था। 1991 में मेरी सिस्टर का ब्याह तय हुआ, गुजरात में तय हुआ। हम सब गुजरात गए, वहाँ पे 4 जून को उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद मैं और भाई वापस पुणे चले आए। पुणे आने के बाद हमारा रूटीन काम चल रहा था, दुकान पे जाना चल रहा था, सब हो रहा था। एक दिन अचानक फ़ोन आता है 6-7 दिनों के बाद और बोला, हमें फ़ोन पे बताया जाता है कि आपकी माता की तबीयत अच्छी नहीं है, आपको गुजरात आना पड़ेगा, सूरत आना पड़ेगा। मैं और भाई गुजरात चले गए। वहाँ पे जाके देखते हैं तो माताजी नहीं रही। ना छत थी, ना पैरों तले ज़मीन थी। पूरा ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया में अकेले हो गए। बहन की शादी हो चुकी थी, घर में खिलाने वाला कोई नहीं था, मैं और भाई अकेले थे। पान का शॉप था, चाचा वगैरह सब साथ में थे। सिर्फ मम्मी गई, पापा गए, ऐसे नहीं। हमारे पे आगे का और कुछ तकलीफ आना बाकी था, वो था हमारा फैमिली का पार्टीशन हुआ। चाचा वगैरह सबका जो हमारे कजिन्स थे वो सब अलग हो चुके। शॉप हमारे हाथ में आ गई। उस टाइम पे शॉप कुछ अच्छी खासी चल नहीं रही थी। आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे हार्डली हमको महीने का 2 या 3,000 रुपया वहाँ से घर चलाने के लिए मिलता था, उसमें हमारा घर चलता था। दुकान हाथ में आ गई, ज़िम्मेदारी आ गई पूरी, तो अभी दुकान के लिए माल भरना, ये सब करना था। तो भाई मार्केट में गए परचेज़ के लिए, कुछ माल का लिस्ट दिया, तो उन्होंने माल देखा और बोला कि ये इतना-इतना है, उसका इतना रुपया होता है। भाई बोले, अभी पैसा नहीं है, मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ। तो उन्होंने बोला, हम आपको उधार तो नहीं देंगे। फिर थोड़ा भाई ने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला, हम आपको एक बार उधार देके देखेंगे, अगर आप ये टाइमली पेमेंट करते हो तो फिर हम आपको आगे दे सकते हैं। भाई माल लेके आए, चेक देके आए। आने के बाद मुझे बोला कि ऐसे-ऐसी बात हुई है और इतने दिन के 15 दिन के बाद का मैंने चेक दिया है, तो कोई भी हिसाब से अपने को अकाउंट में इतना पैसा जमा करना है। तब एक लगा कि आज अपनी मार्केट में इतनी भी वैल्यू नहीं है जो अपने को कोई उधार दे सके, और सेकेंडली ये भी होगा कि ये एक मौका है अपने को प्रूव करके दिखाने का। 15 दिन का था, चेक पास हो गया और इस तरीके से हम मार्केट में थोड़ा एस्टेब्लिश होना चालू हो गए। ये कर रहे थे, मैं पान की दुकान पे बैठ गया था, भाई पान की दुकान पे बैठ गए थे, रूटीन लाइफ चल रही थी। एक दिन अचानक एक व्यापारी आता है, मुझे बोलता है कि ये एक इम्पोर्टेड पेन है, आप ये रखोगे आपके पास? तो मैंने बोला कि ये हम तो अभी तक कभी रखे नहीं है, तो आपको अगर रखना है तो मैं उसका पैसा बिकने के बाद दूंगा। तो बोला चलेगा। ऐसा बोल के उसने मुझे पेन दे दिया। पेन मैंने अपने शोकेस में लगा के रख दिया। रखने के बाद एक 10 या 15 मिनट के बाद एक कस्टमर आया, उसने वहाँ पे वो पान खाते-खाते पेन देखा। पेन देखने के बाद वो बोला कि ये क्या है? मैं बोला इम्पोर्टेड पेन है। तो बोले कितने का है? तो मैंने बोला 35 रुपीज़ का, जो कि पेन मुझे मिला था 18 रुपये में। उसने 35 रुपीज़ दिया, पेन लेके चला गया। मुझे लगा मैं पान लगाता हूँ, ₹1 का, ₹2 का पान लगाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ। ₹18 कमाने के लिए मेरे ख़्याल से मुझे आधा दिन मेहनत करना पड़ता है, 1 दिन मेहनत पूरा करते हैं, तब कुछ जाके पैसा जुड़ता है। ये तो एक पेन उठा के दे दिया, वहाँ पे ₹18 मिल गया। तो लगा कि ये बिज़नेस अच्छा है, ये कर सकते हैं। दूसरे दिन वो सप्लायर वापस आया, उसने बोला क्या सिचुएशन है, पेन है क्या बिका? मैंने बोला तुरंत 10 मिनट में बिक गया। तो बोला और आपको माल दूँ? मैं बोला ठीक है, आप दो। उसने वापस माल मुझे दिया। मैंने वो लगा के रखा। अब थोड़ा ज़्यादा माल लिया था मैंने, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगा था कि हो सकता है और मिल सकता है, उसमें से कस्टमर भी ले सकते हैं। तो मैंने पूरा थोड़ा शोकेस जैसा लगा के रख दिया। माल अच्छे से बिकना चालू हुआ, अब धंधा अच्छा चलने लगा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। अभी वो चीज़ मैं बताऊँगा कि जो कहानी की शुरुआत में वो आदमी कौन आया था और उसका हमारे लाइफ में क्या रोल रहा है। एक दिन मैं दुकान पे बैठा था, एक बंदा आता है कार से उतर के, अपना पान का ऑर्डर देता है। मैं पान लगाता हूँ, वो अपना हमारा दुकान देखता है। दुकान देखते-देखते उसने बोला ये सब क्या लगाया हुआ है? तो मैंने बोला सब इम्पोर्टेंट मटेरियल है, ऐसा-ऐसा है, 2-4 आइटम उसको दिखाए। वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर मुझे पूछा, इसके लिए क्या किया है आप लोगों ने? कुछ लाइसेंस वगैरह लिया है? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, हाँ जी, हमारा बात हो चुका है, कमिश्नर साहब से बात हो चुका है। ऐसे मैंने थोड़ा बढ़ा के बोल दिया उनको। वो हँसते हुए चले गए। दूसरे दिन
हमारा एक कस्टमर आया, उन्होंने बोला, "कल कोई आपके पास आया था?" मैंने बोला, "हाँ, ऐसा-ऐसा आया था।" उन्होंने सब पूछा और इस तरीके से मैंने उनको जवाब दिया। तो उनका कहना था कि एक काम करो, ये सब अभी खाली कर दो, ये बंद कर दो, जो आए थे वो एक्साइज़ के कमिश्नर थे। मैं तो पूरा हिल गया, बोला अभी क्या करें? तो मैंने पूरा दुकान में से जो कस्टम का माल था पूरा निकाल दिया। फिर दूसरे दिन वापस वो बोले कि तुमको उन्होंने बुलाया है। मैं घबराते-घबराते उनके डरते हुए उनके ऑफ़िस में पहुँचा। एक 700-800 स्क्वायर फीट का बड़ा केबिन था, बीच में टेबल लगाया हुआ था और कोई बहुत रुआबदार आदमी वहाँ पे बैठा था, जो वही कस्टमर था जो पान लेने के लिए मेरे पास आया था। उनको देख के पहले तो मैं शर्माया, डर गया, आँखें उनसे मिला नहीं पा रहा था। उन्होंने मेरे तरफ देखा, मैंने उनके तरफ देखते हुए आँखें झुका ली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तूने मेरा नाम क्यों लिया वहाँ पे? तो मैंने उनको सॉरी बोला और उनको बोला मैंने अभी सब बंद कर दिया है, तो अभी मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ और जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। तो उन्होंने वो वही बोला कि तू कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर, ये कागज़ ले, ये पेन ले और एक एप्लीकेशन कर दे। वो एप्लीकेशन मैंने उनके पास किया, वो एप्लीकेशन था कस्टम नोटिफाइड शॉप का, जो बहुत मुश्किल से सबको मिलता है। उन्होंने खड़े-खड़े मुझे वो करके दे दिया, वहाँ पे मुझे लाइसेंस मिल गया। मेरा कस्टम का बिज़नेस बहुत अच्छे से चलने लगा, पैसे भी अच्छे बने, हमने फ्लैट ले लिया और एक स्टैग्नेंसी हो गई। तो भाई ने मुझे बोला कि अभी नेक्स्ट लेवल के लिए हमारे में से एक को बाहर जाना पड़ेगा, तू बाहर निकल, तू कुछ नया बिज़नेस चालू कर, मैं ये दुकान सँभालता हूँ। अभी ये दुकान वही थी जहाँ पे हम दोनों मिलके 16-16, 17-17 घंटे दोनों मिलके डिवाइड करके बैठते थे। यानी कि 8 घंटा वो बैठते थे, 7-8 घंटा मैं बैठता था। उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि सुबह से लेके रात तक मैं बैठूँगा। अभी उन्होंने ये बोला, मुझे लगा कि भाई इतनी मेहनत करेंगे तो मेरी पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं बाहर जाके कुछ अच्छा-सा करके दिखाऊँ। मैंने एफएमसीजी लाइन चालू की। एफएमसीजी का एक एजेंसी लिया मैंने वहाँ पे, एक मसाले का एजेंसी स्टार्टिंग में हमको मिला। लेकिन जब मसाले का एजेंसी में लेने के लिए गया, तो जो ओनर थे उनका एक दम था कि उन्होंने हमको बोला कि आपका खुद का टेम्पो होना ज़रूरी है। मेरे पास टेम्पो था नहीं, मैंने उनको बोला मैं टेम्पो ले लूँगा। मैंने टेम्पो खरीदा, ड्राइवर को हायर किया, ड्राइवर को नौकरी पे रखा, ऑर्डर आने लगे और ड्राइवर डिलीवरी करता था। 2 दिन ड्राइवर आने के बाद तीसरे दिन ड्राइवर आया नहीं। और मेरा माल उस दिन डिलीवर होते-होते रह गया। तो मैं कर नहीं पाया, डिलीवरी नहीं कर पाया। फिर मैंने दूसरे दिन वापस उसका राह देखा, नहीं आया, एक टेम्परेरी ड्राइवर हायर किया और उसके थ्रू डिलीवरी कर दिया। बोला इस तरीके से तो धंधा चल नहीं सकता, कुछ करना पड़ेगा। तो रात के टाइम पे मैं खुद वो टेम्पो लेके उसको ड्राइव करता था और ऐसे करके मैंने 2 या 3 दिन में खुद टेम्पो सीख लिया। इसका अभी ये हो गया कि ड्राइवर आए या ना आए, मेरा धंधा रुकता नहीं था। मैं खुद डिलीवरी करने के लिए जाता था। ऐसे करते-करते मेरा बिज़नेस चलने लगा। एफएमसीजी लाइन में से, एजेंसी में से मैं सी-एंड-एफ लेवल पे आ गया। सी-एंड-एफ लेवल से सुपर स्टॉकिस्ट लेवल पे आ गया। पूरे महाराष्ट्र में मेरा माल सप्लाई होना चालू हो गया। उसी टाइम पे मेरा केबल का बिज़नेस भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। पैरेलली सब बिज़नेस चल रहे थे, पान का शॉप था, केबल का बिज़नेस था, एफएमसीजी लाइन थी। इस तरीके से आगे बढ़ते-बढ़ते वापस कुछ ऐसा लगा कि अभी कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ सके। उतने में एक अपॉर्च्युनिटी सामने से वापस आ गई मेरे पास। मेरा एक फ्रेंड आया, मुझे बोला एक बिल्डर है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, छोटा स्कीम है, 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसके ऊपर वो कुछ बना रहा है, तो उसको 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। आप उसको 5 लाख रुपया दे दो और सामने वो 2 साल के बाद का 10 लाख रुपए का चेक आपको दे देगा। मैं बोला, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ना कोई चेक चाहिए, सिर्फ़ अगर साइट छोटा है, तो उसको बोलो मैं एज़ अ पार्टनर वहाँ पे आ जाता हूँ। मुझे कुछ बिज़नेस करना था, नया सीखना था, नेक्स्ट लेवल पे जाना था, तो उसके लिए मुझे लगा कि ये कंस्ट्रक्शन लाइन मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो उसने भी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। उसने बोला, "अच्छा है, ऐसा आदमी तो मिलता नहीं कि जो पैसे का सिक्योरिटी जिसको मैं ईज़िली पैसा दे रहा हूँ, वो नहीं ले रहा है।" उसने वेलकम किया मुझे। मैंने बोला, "लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे साथ मेरा दोस्त आएगा, जो इंजीनियर है।" तो ऐसे करके मैंने मेरे दोस्त को मेरे साथ जोड़ लिया। फिर हम लोगों ने वो साइट कंप्लीट करने के चालू किया। जैसे आगे बढ़ते गए, वो दोनों के झगड़े चालू हो गए। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि अगर इसी तरह का चलता रहा, तो ये साइट ना कंप्लीट होगी और मेरा सपना, सपना ही बना रहेगा, ना मैं कोई बिल्डर बन पाऊँगा। तो मैंने वो जो बिल्डर था पहला,
उसको रिक्वेस्ट किया कि ये प्रोजेक्ट से आपको क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है? तो उसने बोला मेरे हिस्से का मुझे इतना एक्सपेक्टेशन है। तो बोला मैं आज आपको दे देता हूँ, आप निकल लो। वो भी खुशी-खुशी निकल चुका। वैसा करके वो साइट मैंने मेरे कंट्रोल में ले ली। मैं और मेरा दोस्त दोनों ने मिलके ये पूरी साइट कंप्लीट कर ली। छोटी साइट थी, करते-करते हमको उसके बाजू वाला प्लॉट आ गया। वहाँ से अच्छा खासा पैसा मैंने बनाया। पैसा अच्छा खासा आया। मेरा जो दोस्त सर्विस करता था, मेरे साथ जुड़ गया था, उसका सिर्फ़ सपना था कि उसका खुद का फ्लैट बन जाए। तो ये प्रोजेक्ट से उसका फ्लैट बन गया। उसका सपना पूरा हो गया, तो वो सैटिस्फाइड हो गया और मुझे बोला कि अभी मुझे बिज़नेस नहीं करना है। मैं बोला ठीक है, लेकिन मेरे सपने अभी शुरू हुए हैं, मेरे पूरे हुए नहीं है, तो मैं तो करने वाला हूँ। तो मैं उस टाइम पे मेरे भाई पान के शॉप पे थे, तो उनको भी मैंने बुला लिया। तो ऐसे 2008 में मैंने सूरत वाला हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी फ़ॉर्म कर दी और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस चालू किया। 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ़ में और एक टर्निंग पॉइंट आने को जा रहा था। मेरी किस्मत बदलने जा रही थी। वो कैसे? मेरे दोस्त मिस्टर महेंद्र लुनिया मेरे पास आए, मुझे बोले हम कुछ एंटरप्रेन्योर बीएसी के एसएमई के लिए बीएसी हेडक्वार्टर जा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि छोटी कंपनियाँ किस तरीके से लिस्ट करवा सकते हैं। तो आपको आना है? मैंने बोला ठीक है। तो ये वहाँ पे मुझे एक स्ट्राइक हुआ कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है मुझे। फिर मैं उनके साथ चला गया, वहाँ पे और 50 या 60 लोग हमारे साथ थे, अलग-अलग बिज़नेस से। वहाँ पे उस टाइम के बीएससी एसएमई के हेड मिस्टर अजय ठाकुर थे। उन्होंने हम सबको लिस्टिंग के फ़ायदे क्या रहते हैं, किस तरीके से लिस्ट करवा सकते हैं और उसके आगे अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होती है, वो उन्होंने हमको बताया। इमीडिएट मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही बना है और ये पूरा मीटिंग है जो मेरे लिए ही उन्होंने अरेंज किया है। मैंने डिसीजन जगह पे ले लिया कि मुझे करना है और मैंने उनको बोला मुझे करना है। ये एक तय करके मैं वहाँ से निकला। जैसे मैं वापस आया और मैंने जितने-जितने लोगों को बोलना चालू किया कि मैं ऐसा-ऐसा लिस्ट करवाने जा रहा हूँ, तो सबने बोला, "अरे पागल हो चुका है क्या? ऐसा कोई लिस्ट करवाता है क्या? वो बड़े लोगों का काम है, अपना काम नहीं है। लिस्ट करने के बाद बहुत से कंप्लायंस रहते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें होती है, तेरी रातों की नींद उड़ जाएगी।" लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं मेरे जो इरादा था वो पक्का कर चुका था। मुझे मेरी कंपनी लिस्ट करवानी थी। 13 अगस्त 2020 को मैंने मेरी कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट करवाई। उस टाइम पे मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन थी 26 करोड़। फिर मेरे पास बिज़नेस तो अच्छा चल रहा था और जिस जिस तरीके से हमारे रिज़ल्ट आने चालू हुए, तो शेयर्स की प्राइस हमारी बढ़ने लगी। लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया। बीएसई ने मुझे टॉप परफॉर्मर का अवार्ड दिया कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टर लोगों ने अच्छा कमाया। तो 2021 में वो अवार्ड मुझे मिला। मुझे भी अच्छा लगा कि हमने कुछ अचीव कर रहे हैं। हमको जिस आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता चाहिए था, वो मिल चुका था। ऐसे करते मैंने आगे बढ़ाया। फिर 2023 में एसएमई में से हमने हमारी कंपनी एनएससी और बीएसई के मेन बोर्ड पे माइग्रेट करवाई। मैंने 2023 में सोलार की एक कंपनी फ़ॉर्म की, जो हमारे सूरत वाला बिज़नेस ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी रही है। इस तरीके से काम बढ़ रहा था, हमारी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा था। जो कंपनी मैंने 26 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन पे चालू की थी, उसका वैल्यूएशन 2500 करोड़ तक पहुँच चुका। आपको लगता रहेगा कि अभी तो मैं सेटल हो गया, नहीं, ये मेरी शुरुआत है। अभी मेरी कंपनी, जो कि इंडिया की टॉप 1016 कंपनी का रैंक हमको मिला है मार्केट कैप के हिसाब से। मेरा गोल है कि अगले 5 साल में मैं उसको टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में लेके आऊँ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं ये सोचता रहा कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अकेले नहीं आ रहे, चैलेंजेस उसके साथ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे। एवरी चैलेंजेस में से मैंने कुछ गेन किया है और एक नेक्स्ट लेवल पे मैं गया हूँ। यहीं पे मैं जॉय स्टॉक की भी बात करूँगा। मेरे एक दोस्त मिस्टर महेंद्र लुनिया ही यहाँ पे आके गए। उन्होंने उनकी कहानी शेयर की। वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया, मैं जॉय स्टॉक पहले से फॉलो कर रहा था और जिस टाइम पे जॉय स्टॉक से मुझे कॉल आया, तो मुझे सच में लगा मैंने कुछ अचीव कर लिया है और मुझे मेरी
जो स्टोरी है वो आप सबके साथ शेयर करने का एक अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। तो मैं जोश टॉक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।